हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। रीड साइंस लेवल 2 सीरीज़ में अभी तक हमने मॉडल पेपर 1 और 2 है उसे डिस्कस कर लिया है। आज हम जिस मॉडल पेपर की बात करेंगे वो है मॉडल पेपर 3। ये जो मॉडल पेपर आपके बनाए जा रहे हैं ये सभी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ब्लूप्रिंट पर आधारित है। इसमें उन सभी क्वेश्चंस का चुनाव किया गया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन को लिया गया है। और वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको समझाया जाएगा। तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी इसका प्रॉफिट मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर 3। मॉडल पेपर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन जिसकी हम बात करेंगे वो है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा है। ये क्वेश्चन आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से आ गया है कि जो लेबर पेन होता है फीमेल्स में डिलीवरी के टाइम पर, वो जो उसको उत्पन्न करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है एंड्रोजन। तो एंड्रोजन हमें पता है कि जो एंड्रोजन होता है वो कहाँ होता है, मेल का हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन है, उसे हम एंड्रोजन कहते हैं। ल्यूटियल हार्मोन ये भी प्रसव पीड़ा के लिए ज़रूरी नहीं होता है। ये एलएच जो हार्मोन होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव और ये जो गैमेटोजेनेसिस और oogenesis है उस दौरान ये नीडेड होते हैं। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन और एफएसएच हार्मोन। तो भाई एलएच और एफएसएच का तो मैंने आपको बता दिया कि लेबर से इनका कोई मतलब नहीं होगा। तो लेबर उत्पन्न करने के लिए जो हार्मोन नीडेड होगा वो आपके होगा ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। ये वाला हार्मोन होगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट का आंसर होगा सी, ऑक्सीटॉक्सिन। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन कि निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं को इंक्लूड किया है। इससे आपके एक साथ 4 या 5 क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाते हैं और इनको सॉल्व करने का तरीका भी आपको पता चल जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला जो बीमारी है वो है काली खांसी। काली खांसी जिसे पर्ट्यूसिस भी हम कहते हैं वो किस वजह से होती है। दूसरी है खसरा, ये खैसरा लिख गया, खसरा आएगा। और तीसरी है डिप्थीरिया। तो यहाँ पर देखो इसको पहचानने का सीधा सा, अगर किसी को लर्न भी नहीं है तो यहाँ पर मेन जो एक मिनट, यहाँ पर जो बात है कि जो डिप्थीरिया है वो तो किसके द्वारा सबको पता है, कॉर्नी बैक्टीरिया डिप्थीरिया की वजह से होता है। ये कॉर्नी होगा, कॉलोनी लिख लिया। काली खांसी को हम पर्ट्यूसिस भी कहते हैं, ये किसकी वजह से होगा, आपके हीमोफिलिस पर्ट्यूसिस की वजह से। और खसरा क्या है, एक वायरल बीमारी है जो कि वायरस की वजह से होता है और वो वायरस है रूबियोला वायरस। तो यहाँ ऑप्शन होगा कि फर्स्ट के अंदर जो आएगा आपके बी आएगा। तो फर्स्ट के अंदर बी किसमें, सिर्फ एक ही के अंदर है, तो यही आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। सेकंड के अंदर सी आ जाएगा और थर्ड के अंदर ए आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके हैं स्केलेटल सिस्टम से कि निम्न को सुमेलित कीजिए कि किसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है वो आपको बताना है। तो पहला है इसमें कार्पल, दूसरा है पसलियाँ, तीसरा है मेटाकार्पल, चौथा है आपके वर्टिब्री कॉलम या कशेरुक दंड। तो आप सबको पहली चीज़ तो ये पता होगा कि कशेरुक दंड में कितनी होती है। भाई कशेरुक दंड हमारी होती है वैसे तो 33 है, लेकिन वैक्स अवस्था तक पहुँचते पहुँचते कितनी हो जाती है, 26 हो जाती है। और हमें बात करें पसलियों की तो पसलियाँ कितनी होती है हमारे अंदर, 12 जोड़ी। तो 12 जोड़ी का मतलब कितना हो गया, 24। मतलब पसलियों में तो आएगा आपकी डी ऑप्शन। तो सेकंड के अंदर डी देख लो किसके अंदर दे रखा है, एक तो फर्स्ट में दे रखा है, एक थर्ड में दे रखा है। तो पहला हो सकता है या फिर तीसरा हो सकता है। कशेरुक दंड में सी आएगा। कशेरुक दंड मतलब 4 के अंदर सी आएगा। किस में दे रखा है, भाई इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। तो अब क्या करें, तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि कार्पल में क्या है और मेटाकार्पल। तो ध्यान रखना जो कलाई वाली जो, भाई अपना ये पूरा हाथ है, तो इस हाथ में जो कलाई वाली जो है ना, यहाँ वाली, इसे तो हम बोलते हैं हड्डियों को कार्पल। और जो हथेली वाली हड्डी होती है इसे हम बोलते हैं मेटाकार्पल। कार्पल होती है 8 और मेटाकार्पल होती है 5। इसका ध्यान रखना, कई बार मेटाकार्पल को बच्चे कन्फ्यूज़न में 8 कर देते हैं। तो कार्पल्स कितनी होती हैं अपने, 8 होती हैं। तो फर्स्ट में क्या आएगा आपके, बी आएगा जो कि थर्ड वाले में आपको दे रखा है। तो थर्ड वन इज़ द करेक्ट आंसर कि मेटाकार्पल 8 होगी,
पसलियाँ 26 होंगी, मेटाकार्बल 5 होंगी और कशेरुकदंड आपके 26 होंगे। पसलियाँ 24 होंगी। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्न में से रूपांतरित तना कौन सा है, मॉडिफाइड स्टेम कौन सा है। रूट वाला जो वीडियो है वो तो मैंने अपलोड कर लिया है, आप उसमें से देख लेना। अब मैं स्टेम वाला भी जल्दी अपलोड कर दूंगी, तो उससे आपका और ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अभी तक मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियो रीट के सिलेबस से संबंधित मैंने अपलोड किए हैं। अगर आप उनको देखोगे तो साइंस का जो आपका पोर्शन है, मोस्टली बायोलॉजी वाला, वो अभी तक आपका क्लियर हो जाएगा। और बहुत ही जल्द केमिस्ट्री और फिजिक्स का कुछ पार्ट भी हम यहाँ पर कर लेंगे। तो मॉडिफाइड स्टेम की हम बात करें तो ध्यान रखना, गाजर जो है वो होती है रूट, नारियल है, मूली है, मूली भी क्या होती है रूट। तो यहाँ पर रूपांतरित तना है वो है आलू। ये इजी क्वेश्चन है, सबको पता है कि आलू के ऊपर ये जो आँख बनी होती है जिसे हम बोलते हैं ट्यूबर, यही क्या होती है, उसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल होती है। अगर इनको काट के आप मिट्टी में दबा दोगे तो नया आलू बन जाएगा। तो रूपांतरित तना कौन सा है, आलू। नेक्स्ट हम बात करें, मेंढक के लार्वा का वयस्क में रूपांतरण को कायंत्रण कहते हैं। यहाँ कायंत्रण लिखा आएगा, ये कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, कायांतरण होगा। कायांतरण मतलब रूप बदलना, ठीक है, लार्वा से वैक्स करना, मेटामॉर्फोसिस जिसे हम कहते हैं। तो कायांतरण का नियमन किसके द्वारा होता है, तो कौन सा हार्मोन मेटामॉर्फोसिस को इफेक्ट करता है। ध्यान रखना, यहाँ पर चारों हार्मोन आपके एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा सीक्रेट हार्मोन, जैसे थायरोक्सिन थायराइड के द्वारा होता है, वृद्धि हार्मोन आपके पीयूष ग्रंथि के द्वारा, पिट्यूटरी के द्वारा होता है, एड्रिनल आपके एड्रिनलिन से होता है, इंसुलिन आपके पैनक्रियास से होता है। तो यहाँ पर जो मेटामॉर्फोसिस के लिए जो हार्मोन होता है वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन। ध्यान रखना, T3 एंड T4 ये दोनों ही इस लार्वा का वैक्स में रूपांतरण के लिए ज़रूरी होते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मनुष्य के आमाशय में उपस्थित किस एंजाइम के द्वारा बच्चों में दूध का पाचन किया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बहुत ही एक्सप्लेनेटिव वे में उसको करवाया है, अच्छे से उसको मैंने एक्सप्लेन किया है और नीट के हिसाब से मैंने उसको किया है। तो थोड़ा बहुत उसका पोर्शन आप अगर अच्छे से देखोगे तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आमाशय मतलब स्टमक के अंदर कौन सा एंजाइम है जो कि किसका, मिल्क का क्या करता है, डाइजेशन करता है। तो स्टमक में मैंने आपको बताया था गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, वहाँ पे पेप्सिन हार्मोन पेप्सिन एंजाइम होता है, एक रेनिन होता है, आपके गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस होता है, HCl होता है, ये सब मैंने आपको बताया था। तो अब देखो, पेप्सिन जो है वो तो करता है प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन आपके स्टमक में होता ही नहीं है, ट्रिप्सिन आपके आता है पेनक्रियास के द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन क्या आएगा आपके, रेनिन होगा, जो कि दूध जो है उसको क्या, दही जैसे पदार्थ में पैराकेसिनेट में बदल देता है, जिससे वो कर्ड लाइक सब्सटेंस बन जाता है और ये बच्चों में ही सक्रिय होता है, वयस्क में नहीं होता है। तो रेनिन इसका एग्जाम्पल आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका आंसर एक मिनट, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, थायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 30 में से 30 क्वेश्चन हार्ड आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस का लेवल बहुत इजी होगा, कुछ का मॉडरेट टाइप का होगा और कुछ हाई लेवल एनालिटिक क्वेश्चन होंगे, ताकि सभी बच्चों को उसका लाभ मिल सके। कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है इसके 0 मार्क्स आएंगे, हर कोई बच्चा आपके मतलब 50-60 नंबर तो नॉर्मली आ ही जाते हैं, ठीक है। तो ये पेपर का पैटर्न ही ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन है वो इजी होंगे। तो सबसे बड़ी ग्रंथि की हम बात करें तो वो होती है यकृत, ध्यान रखना। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका ऑप्शन होगा थायराइड, ठीक है। तो ऑप्शन ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी है। और सबसे बड़ा अंग पूछा जाए कि भाई सबसे बड़ा अंग पूछा जाए आपसे, तो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, ध्यान रखना। स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ी ग्रंथि है वो लीवर है, और अगर बात करें सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है तो वो है थायराइड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, कि अंगूठे से दबाने वाली कील लकड़ी में आसानी से चली जाती है, ठीक है। तो ये इसका रीज़न क्या है कि जो कील है वो आसानी से, जैसे हम इसको प्रेस करेंगे या थोड़ा सा भी उसको पीछे से हम मारेंगे हथौड़े वगैरह से, तो वो जल्दी से चली जाएगी। तो कील एक तरीके से कैसी बनाई जाती है वो भी आपको पता है। कील क्या होती है, नुकीली होती है, ये इस तरीके से होती है कील, है ना। तो
क्या होगा इसका रीज़न? कम क्षेत्र पर अधिक बल काम करता है, कम क्षेत्र पर कम बल काम करता है, कम बल पर अधिक क्षेत्र काम करता है, या अधिक बल पर अधिक क्षेत्र काम करता है। चारों ऑप्शन आपको हो गए। तो यहाँ देखो भाई, कील है तो कील की डिज़ाइन इस तरीके से होती है कि उसका जो एरिया है वो कम हो जाए। भाई नुकीला किया है मतलब एरिया क्या हो गया कम। भाई एक तो मोटी चीज़ है, एक पतली चीज़ है। यहाँ क्या है, ये पतली, मतलब इसका एरिया क्या हो गया आपके, कम हो गया। तो इसका एरिया कम हो जाता है तो उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा कि जब एरिया कम हो जाता है, क्षेत्र कम हो जाता है, तो वहाँ पर फोर्स ज़्यादा अप्लाई होता है, ज़्यादा बल काम करता है। फिजिक्स में से ये क्वेश्चन है और फोर्स वाले टॉपिक में से है। नाउ नेक्स्ट है, किसी पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर पत्तियाँ गिरती हैं। ठीक है, तो ये जो घटना है इसकी व्याख्या किस नियम से होती है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने इसे बहुत अच्छे से भी पढ़ा होगा, इजी क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है जूल का सेकंड नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, जूल का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम। देखते ही आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड तो इसका गलत है, क्योंकि ये तो न्यूटन के नियम से है। अब है दिक्कत कि भाई पहला नियम लगाऊं या तीसरा नियम लगाऊं। तो पहला नियम, भाई जिसने नियम पढ़े हैं उसे तो समझ में आया कि पहला नियम क्या होता है, जड़त्व का नियम होता है कि कोई भी चीज जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है, वह अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। अगर कोई रुकी हुई है तो वो रुकना ही चाहेगी, और अगर कोई गतिमान है तो वो गतिमान ही रहना चाहेगी। इसके एग्जाम्पल आपने बहुत से पढ़े होंगे कि अगर गाड़ी चलती जा रही है और एकदम से ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल इसके आते हैं। तो यहाँ पर पेड़ की शाखा को भी, भाई पेड़ की शाखा पहले क्या है, रुकी हुई है, अगर हम इसको हिलाएंगे तो क्या हुआ, इसके जड़त्व का क्या हो गया, अवरोध हो गया कि भाई वो तो रुकना ही चाहती थी, हिला दिया हमने, उसको गतिमान कर दिया। तो गतिमान करते क्या होगा, जो जो फल वहाँ पे जो लगे हुए हैं वो क्या होंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पर पहला नियम जो है वो लगेगा जड़त्व का नियम, न्यूटन का प्रथम नियम। 10th क्वेश्चन कि घर्षण बल की मात्रा के आधार पर सही क्रम क्या है, कि कौन सा बल सबसे ज़्यादा होता है? तो ध्यान रखना, स्थैथिक घर्षण, गतिज घर्षण, लोटनिक घर्षण। यहाँ पर आएगा आपके फर्स्ट ऑप्शन, स्थैथिक घर्षण सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद में गतिज घर्षण होता है और फिर बाद में लोटनिक घर्षण होता है। नाउ नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, ये भी फिजिक्स में से ही आपके, कि पानी से भरी टंकी अधिकतम दाब, सॉरी यहाँ दाब आएगा, ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही है, दाब किस भाग पर अनुभव करती है? भाई पानी किस से भरी टंकी है, अब यहाँ पर प्रेशर यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा? तो ये तो सर नॉर्मल सी बात है कि प्रेशर कहाँ होगा, भाई तली पर सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होगा, पैंदे पर होगा। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन आपके आएगा कि पैंदे पर जो है दाब सबसे ज़्यादा महसूस होगा। नाउ नेक्स्ट 12th क्वेश्चन कि बायोगैस में सबसे अधिक प्रतिशत किस गैस का होता है? CO2 का, मैथेन का, हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का? तो बायोगैस में जो ऑक्सीजन बनती जो गैस बनती है वो कौन सी होती है, मैथेन होगी। ध्यान रखना, इसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में मैथेन होगी। वह ताप जिस पर पानी की तीनों अवस्थाएं साम्य अवस्था में रहती है, उस ताप को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि वह ताप जिस पर तीनों अवस्थाएं साम्य अवस्था में, चाहे वो बर्फ हो, मतलब चाहे वो द्रव हो, चाहे वो ठोस या गैस हो, अगर तीनों इक्विलिब्रियम में है तो वो बिंदु होता है त्रिक बिंदु। वो क्या होता है आपके बिंदु, त्रिक बिंदु, वो उसका कहलाता है। 273.16 के, ये ध्यान रखना, 273.16 के इसकी वैल्यू होती है, केल्विन के समथिंग इसकी वैल्यू होती है। नाउ नेक्स्ट 14th क्वेश्चन कि आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस, एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल लेंस दिया गया है। चार चीज़ें आपको दी गई है, दो तो आपके कॉन्वेक्स मिरर एंड लेंस, दो आपके कॉनकेव मिरर एंड लेंस दिया गया है। तो किसी पिंड का विवादित नहीं है, यहाँ पे विवर्धित आएगा, विवर्धित मतलब बड़ा, विवर्धित का मतलब क्या है, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए आप किस चीज़ का उपयोग करेंगे? तो ध्यान रखना, अगर हम बात करते हैं दर्पण की, तो दर्पण में किस में बड़ा दिखाई देता है? भाई दर्पण दो तरीके के हैं, उत्तल और अवतल। तो ध्यान रखना, अवतल दर्पण में क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है। तो यहाँ ऑप्शन आएगा अवतल दर्पण। और हमें पता है जैसे अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी हम बढ़ते हैं वो कौन सी होती है, उत्तल लेंस की होती है। तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस इसका आंसर होगा, अच्छे से इसको याद रख लेना। ठीक है, अवतल दर्पण जो हम
ब्यूटी पार्लर या सैलून वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर जो मिरर लगा होता है वो अवतल दर्पण होता है, जिसमें हमें अपनी बड़ी इमेज दिखाई देती है। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामान्य जन के लिए इंटरनेट की सेवा कब प्रारंभ की गई थी। तो ये 1989 में की गई थी, इसको ध्यान रखना। इंटरनेट सेवा 1989 के अंदर इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है चिकनाई और तेल के दाग युक्त, चिकनाई व तेल के दाग युक्त नीले वस्त्र यानी गंदे वस्त्र आएंगे, पानी में अपमार्जक मिलाकर साफ किए जाते हैं और दाग धब्बों का अपनयन होता है। क्योंकि अपमार्जक कि भाई हम ये जो गंदे कपड़े हुए हैं इन्हें हम इससे धो लेते हैं, तो इसका रीज़न क्या है, ये किस वजह से धुल पाते हैं अच्छे से, इसका रीज़न आपको बताना है। इसको सोचिए अच्छे से कि कौन सा रीज़न होगा जिसकी वजह से हम इसे धो लेते हैं। तो पहला इसका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा कि पानी व तेल के मध्य क्या होता है, पृष्ठ तनाव है, उसकी प्रबलता को क्या कर देता है, कम कर देता है, इसकी वजह से ये होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये ब्रश नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट है 70th क्वेश्चन कि पूर्ण चंद्र ग्रहण लगभग कितने समय का होता है। तो जो चंद्र ग्रहण है वो नॉर्मली आपके जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है वो होता है 1 घंटे 40 मिनट का। ये कुछ लर्न करने वाले क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, 1 घंटा 40 मिनट। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बचपन से आपने इसे पढ़ा भी होगा कि भाई मोमबत्ती का चलना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। तो इस क्वेश्चन को आप समझिए। ये आपकी मोमबत्ती है, ये इसके बीच का थ्रेड है और ये आपकी इस तरीके से जल रही है। तो देखो मोमबत्ती का जो जलना है वो आपके भौतिक परिवर्तन भी है और वो आपके रासायनिक परिवर्तन भी है। मैडम कैसे, देखो भौतिक परिवर्तन क्यों है, क्योंकि देखो ये जो मोमबत्ती में वैक्स है, ये वैक्स पिघलेगी और वापस से हम इसको क्या कर सकते हैं, दूसरी शेप में इसको क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, उसी शेप में हम कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर लेंगे। उसका तो कुछ बिगड़ा नहीं, उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो वो भौतिक परिवर्तन होता है जो कि दोबारा से हम उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ये थ्रेड है, बीच का जो धागा है, धागा तो जल गया और जलना क्या होता है आपके रासायनिक परिवर्तन। तो जो वैक्स का पिघलना है इसके अंदर वो तो है भौतिक परिवर्तन और जो धागे का जलना है वो क्या है इसमें अंदर रासायनिक परिवर्तन। लेकिन यहाँ पर दोनों है कि मोमबत्ती का जलना, भाई जलेगी तो धागा भी जलेगा और ये अगर ये जलेगी तो जो वैक्स है वो भी क्या होगी, पिघलेगी। तो यहाँ पर 1 व 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। नाउ नेक्स्ट माही, कंचन, धवल, सविता, विजय आदि किसकी किस्म है। ये आपके कौन से वाले वो जो कृषि वाला चैप्टर जुड़ा है वो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो माही, कंचन, धवल, सविता, विजय ये सब होती है मक्का की फसलें। ध्यान रखना सबकी किस्म आपको ध्यान रखनी है, सबके अनुसंधान केंद्र आपको याद रखने हैं कि कौन किसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कौन सी फसल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है वो भी आपको याद रखना है, और लास्ट ईयर का किसके प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इनके उपनाम भी पूछ लिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही नॉर्मली कृषि वाले चैप्टर से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है कपास का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो हमें पता है कपास जो है भाई हमारे जयपुर और ये वाला जो रीजन है यहाँ तो होता नहीं है। कपास कहाँ होगा आपके कपास नॉर्मली जहाँ पर पानी ज़्यादा है ना, तो ये गंगानगर आएगा। इसका कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर प्रेजेंट है, आपके गंगानगर के अंदर ये प्रेजेंट है। इसको आप ध्यान रख लेना कि गंगानगर के अंदर कपास अनुसंधान क्षेत्र है। इन सभी का है, एक दिन मैं ये कृषि वाला चैप्टर आपको अच्छे से करवा दूंगी जिसमें नॉर्मली आपको जो भी है लर्न करने वाली चीज़ें है ना, लर्न वाली है। कपास का अनुसंधान केंद्र है वो गंगानगर में है, और हम बात करें इसके उप केंद्र की तो वो बांसवाड़ा में है। ध्यान रखना बांसवाड़ा में क्या है, इसका उप केंद्र है, और जो केंद्र है मेन वो है गंगानगर के अंदर। बात करते हैं क्रियात्मक उद्देश्य के चरणों का सही क्रम क्या होगा, कि कौन सा इसका सही क्रम होगा। क्रियात्मक उद्देश्य भाई किसने बताए थे, सिम्पसन ने बताए थे 1969 में। ठीक है, तो इसके चरणों भाई कौन कौन से चरण इसने लिए। तो पहला चरण इसका था उद्दीपन, पहला ऑप्शन भाई सब में उद्दीपन ही है। दूसरा था कार्य करना, दूसरा भाई सेकंड और थर्ड और फोर्थ के अंदर कार्य करना है। कार्य करने के बाद में फिर उसका नियंत्रण करना, तो तीसरा ये आएगा आपके दूसरे या तीसरे में। और नियंत्रण के बाद में हमें उसमें क्या करना पड़ता है, उसका समन्वय करना पड़ता है। तो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है यही गायब हो गया। तीसरा जो ऑप्शन है वो आपके करेक्ट होगा कि उद्दीपन, उसके बाद में कार्य करना, फिर नियंत्रण, फिर समन्वय करना,
ठीक है, और फिर स्वाभाविक करना, और फिर लास्ट में क्या होगा, उसकी आदत आपको बन जाती है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, पैनल चर्चा को सर्वप्रथम अपनाने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? कि पैनल चर्चा के बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया? तो ये जो साइंटिस्ट थे ये थे आपके हैरी ए ओवरस्ट्रीट। मॉर्वल ने हमें बताया था पर्यवेक्षण विधि के बारे में। हेनरी कोल्डवेल खेल जो है उसके बारे में बताया था, खेल प्रणाली के लिए बताया था हमें। और आर्मस्ट्रॉन्ग ये अनुसंधान विधि के लिए है। तो हैरी ए ओवरस्ट्रीट आपके पैनल चर्चा के लिए होंगे। नाउ नेक्स्ट, जिस प्रकार से एक सैनिक को सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, उसी प्रकार से एक शिक्षक को सभी विधियों का ज्ञान होना चाहिए। और ये उसके विवेक पर निर्भर होगा कि कब कौन सी विधि अपनाए। तो ये जो उपयुक्त परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई? ये शिक्षण विधियों से संबंधित परिभाषाएं हैं 4-5। एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है, एक एस.के. कोचर की है, एक सरोज सक्सेना की है। इन सबको रट लेना अच्छे से। तो ये जो परिभाषा है वो दी थी एस.के. कोचर ने दी थी। किसने दी थी? एस.के. कोचर ने दी थी। बात करें सरोज सक्सेना ने, तो उन्होंने कहा था कि जो शिक्षण विधियाँ में अपनी जो भी विषय वस्तु है, इसको सरोज सक्सेना ने कहा था, सरोज सक्सेना ने कहा था कि शिक्षण विधि वह माध्यम है जिसके द्वारा एक शिक्षक अपनी विषय वस्तु को बालकों तक प्रेषित करता है और बालक अपने उद्देश्य की प्राप्ति में उसको प्रयोग में लेता है। वो कहा था सरोज सक्सेना ने। एस.के. कोचर ने कहा था कि ये जिस प्रकार से सैनिक को सारे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान होना चाहिए, वैसे ही शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। और कौन सी विधि को कब यूज़ करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके विवेक पर ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, आगमन विधि के लिए कौन सा कथन सही है? सही कथन का चुनाव करना है। भाई ये मनोवैज्ञानिक विधि है, हाँ हमें पता है मनोवैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि बहुत अच्छी विधि है जो कि विशिष्ट से सामान्य की तरफ, उदाहरण से नियम की तरफ, ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या करती है, आगे काम करती है। तो मनोवैज्ञानिक विधि है, फर्स्ट इज करेक्ट। सृजनात्मकता का विकास करती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इससे क्रिएटिविटी आती है क्योंकि उदाहरण से नियम की तरफ है। हम खुद इसमें कोई चीज़ बनाते हैं, पहले उसको समझते हैं और उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, बाद में उस चीज़ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उदाहरण से नियम की तरफ लागू होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। भाई उदाहरण पहले दिया जाता है, समझाया बाद में जाता है। कमज़ोर बालकों को सिखाने में विशेष सहयोगी विधि, हाँ भाई इसको बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कमज़ोर बालक। तो यहाँ पर चारों के चारों ही ऑप्शन क्या हैं आपके, सही हैं, सही कथन ये है। नाउ नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण से क्या परिवर्तन नहीं होता है? भाई उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? भाई उपचारात्मक मतलब जो भी अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो उसका हमने निदान कर दिया, दैट इज उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो विचारों की सुनियोजित योग्यता ये होता है। कठिनाइयों पर विजय, भाई जो चीज़ सीख नहीं पा रहा था उसको हम उसे सिखा देते हैं, तो ये कठिनाइयों पर विजय होगा। समायोजन, अकोमोडेशन भी उसके अंदर हो जाता है। ठीक है, संवेगात्मक व मानसिक असंतुलन आ गया यहाँ पर, तो ये दैट इज 4th आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है एडलर डैग के द्वारा विकसित अनुभव शंकु का संबंध किससे है? तो एडलर डेल ने जो अनुभव शंकु दिया था उसका संबंध है शिक्षण सहायक सामग्री का उपयुक्त प्रयोग। शिक्षण सहायक सामग्री से वो संबंधित है आपके एडगर डेल द्वारा निर्मित अनुभव शंकु। नेक्स्ट आता है उपचारात्मक शिक्षण सहायक है, किस चीज़ में ये सहायक होगा उपचारात्मक? पाठ की पुनरावृत्ति के लिए नहीं भाई, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए नहीं होगा। खेल मार्ग के द्वारा भी नहीं होगा। पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए भी नहीं होगा। इसका उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है कि जिस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, जिसको जो कठिनाई हुई है उसको दूर करना। तो कमज़ोर छात्रों को सीखने की कठिनाइयों को दूर करना, ये इसका ऑप्शन होगा। ऑप्शन 3rd इज द करेक्ट। नाउ 28th क्वेश्चन कि हरी कक्षा 6 के विद्यार्थियों को घूर्णन ठीक है पढ़ाना चाहता है तो कौन सी शिक्षण विधि को अपनाएगा? तो उदाहरण देके समझाए भाई, प्रदर्शन करके समझाए, चर्चा करके समझाए, या गतिविधि आधारित शिक्षण? तो यहाँ पर सीधा सा ऑप्शन होगा कि वो उसको करके दिखाएगा, एक्टिविटी करेगा उसके लिए कि ये पर्टिकुलर ये दोलन है, ये ऐसे इस तरीके से होगा, ये तो गतिविधि आधारित शिक्षण ये होगा। नाउ नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण विषय को पढ़ाने के लिए कौन सी युक्ति शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त होगी?
ठीक है। ऊर्जा संरक्षण उसको पढ़ाना है कि ऊर्जा न तो बनती है न नष्ट होती है, एक से दूसरे के अंदर ये क्या होती है, ट्रांसफर होती है। कि विद्यार्थियों को ऊर्जा संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहना है। नारे लिखने से मतलब ही क्या है, नारे लिख के क्या कर लेगा, कौन सा उसे आंदोलन करना है। दूसरा, कम से कम 5 तरीके लिखना। ऊर्जा संरक्षण प्रदर्शित करने के लिए परियोजना बनाना। हाँ भाई, परियोजना बना सकता है, वो नमूना बना सकता है। विद्यार्थियों को अपने जीवन में विभिन्न तरीकों से ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि भाई आप इस तरीके से हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, ये नियम उसको खुद पे। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ये इसके क्या होंगे, करेक्ट। फर्स्ट इसका आंसर गलत है, नारे लिखने से कोई मतलब नहीं है। नाउ नेक्स्ट 30 लास्ट क्वेश्चन कि विज्ञान में नैसर्गिक घटनाओं और उनके बीच के संबंधों का ज्ञान है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई। कि विज्ञान नैसर्गिक घटनाओं और उनके बीच के संबंधों का ज्ञान है। तो ये जो भी परिभाषा है वो आपके रटने की क्षमता पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना अच्छा रटा है। यहाँ पर ये परिभाषा दी है एनसाइक्लोपीडिया ने, इसको अच्छे से ध्यान रखना, एनसाइक्लोपीडिया ने। विज्ञान की परिभाषा, शिक्षण विधियों की परिभाषा, कौन सी शिक्षण विधि यूज हो सकती है, शिक्षण सहायक सामग्री और जो भी उद्देश्य बताए गए हैं, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, इनके सीक्वेंस के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस है। तो इन्हें आप बहुत अच्छे से देख लेना। तो ये था हमारा मॉडल पेपर 3। आप सभी को ये मॉडल पेपर कैसा लगा, क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बाकी लोगों से भी इसे शेयर करना, सभी को इसका प्रॉफिट मिले, जो मैं मेहनत कर रही हूँ उसका मुझे फल मिले, लोगों को ये पहुँचे, उनको इससे कोई ना कोई फ़ायदा हो, तो इससे मुझे बहुत खुशी होगी। और कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना। ओके, बाय, थैंक यू एवरीवन।